हाँ, उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रतिरक्षा के प्रकार। सेकंड पार्ट है। वीडियो छोटा था दूसरे पहले वाला, अब इसको थोड़ा पूरा कंप्लीट कर लेते हैं ना। प्रतिरक्षा के प्रकार। अब देखो, प्रतिरक्षा हमारे शरीर में दो प्रकार की होती है। प्रतिरक्षा जो होती है, प्रतिरक्षा मुख्यतः दो प्रकार की हमारे शरीर में प्रतिरक्षा होती है। एक तो सहज या प्राकृतिक या आनुवंशिक प्रतिरक्षा, और दूसरी होती है उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक है ना। हमारे शरीर में दो प्रकार की प्रतिरक्षा होती है, एक तो सहज या प्राकृतिक या आनुवंशिक प्रतिरक्षा, और दूसरी होती है उपार्जित प्रतिरक्षा। अब सहज प्राकृतिक समझ लो दोनों को एक बार, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ आपको। एक तो होती है सहज प्रतिरक्षा और दूसरी होती है उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा, सहज का मतलब होता है सामान्य, ठीक है, और इसे हम दूसरे शब्दों में प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहते हैं। अब इन तीनों एक ही नाम है, तीनों की परिभाषा एक ही है। सहज प्रतिरक्षा, सामान्य प्रतिरक्षा, यानी ये प्रतिरक्षा जो होती है वो सभी रोगाणुओं के लिए समान रूप से व्यवहार करती है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई एक विशेष रोगाणु है, उस विशेष रोगाणु के प्रति उस किसी एक को नष्ट करेगी। जैसे मान लो आपको हैजा का जो रोगजनक होता है वायरस विब्रियो कोलेरी, ठीक है, मान लेते हैं ये विब्रियो कोलेरी। तो ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर में ये किसी एक इसी वायरस को नष्ट करेगी। तो अगर कोई भी प्रतिरक्षा किसी एक ही रोगाणु के प्रति क्रिया करती है, किसी एक ही रोगाणु को नष्ट करती है, तो वो कहलाती है विशिष्ट प्रतिरक्षा। और सभी रोगाणुओं के लिए अगर कोई प्रतिरक्षा समान रूप से व्यवहार करती है उसे कहते हैं सामान्य प्रतिरक्षा। तो ये जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है ये विशिष्ट प्रतिरक्षा होती है। उपार्जित प्रतिरक्षा को हम विशिष्ट प्रतिरक्षा कहेंगे, क्योंकि ये प्रतिरक्षा होती है वो किसी एक ही रोगाणु के लिए एक ही बार में एक रोगाणु को नष्ट कर पाती है। जबकि सहज प्रतिरक्षा जो होती है सभी रोगाणु, चाहे वो हैजे का है, चाहे वो किसी भी प्रकार का रोग है, आपको कैसा भी रोग करके आपके शरीर में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है, तो उन सभी रोगाणुओं को नष्ट करने का काम ये प्रतिरक्षा करेगी। तो ये सभी के लिए समान रूप से व्यवहार करती है, इसलिए इसे सामान्य प्रतिरक्षा भी कहते हैं। प्राकृतिक यानी ये प्रतिरक्षा जो होती है वो जन्मजात होती है, यानी ये हमारे जन्म से ही हमारे शरीर के साथ उपस्थित, हमें बाहर से कोई कुछ लेने की जरूरत नहीं होती, हमारे शरीर में ऑटोमेटिक प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। हमें कुछ ग्रहण करने की, कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं होती है, हमारे शरीर में ऑटोमेटिक ये होती है। तो जन्मजात होती है, जन्म से ही मिलती है। जबकि उपार्जित प्रतिरक्षा है, ये उपार्जित प्रतिरक्षा हमें बाहर से प्राप्त करनी पड़ती है, बाहर से ली जाती है, ठीक है ना। तो उपार्जित प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाहर से ग्रहण की जाती है। उपार्जित नाम से पता चल रहा है, अर्जित, अर्जित मतलब बाहर से ग्रहण करना, तो वो तो कहलाएगी उपार्जित, और जन्म से होगी वो कहलाएगी आपकी जन्मजात प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा। तो आ जाओ यहाँ पे वापस। सहज प्रतिरक्षा, ये प्रतिरक्षा जन्मजात होती है, यह शारीरिक अवरोधों से प्राप्त होती है। शारीरिक अवरोध मतलब शरीर का अवरोध जो भी होता है, शरीर की अवरोध यानी शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकती है, किसी भी रोगाणु को शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करने देती है, ठीक है ना। सभी के लिए समान रूप से रोकती है, ऐसे नहीं किसी एक रोगाणु को रोके, सभी को रोकेगी, जो भी आएगा उन सभी को रोकेगी, हाँ नहीं आप शरीर के अंदर नहीं जा सकते। तो ये प्रयास करती है कि किसी भी रोगाणु को शरीर के अंदर प्रवेश करने से शारीरिक अवरोधों से प्राप्त होती है, जो रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सामान्य या प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहते हैं, जो मैंने आपको समझा दिया क्यों कहते हैं। इस प्रतिरक्षा के मुख्य 4 घटक होते हैं। अब इस सामान्य प्रतिरक्षा के 4 घटक मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है ना। अब सामान्य प्रतिरक्षा के 4 घटक कौन से होते हैं? एक तो शारीरिक अवरोध, पूरक तंत्र, भक्षकाणिक अवरोध और प्रदाह अवरोध। शारीरिक अवरोध होता है, शारीरिक अवरोध 3 प्रकार का होता है, त्वचा, म्यूकस झिल्ली और शारीरिक स्राव। इन 3 प्रकार के शारीरिक अवरोधों के द्वारा रोगाणु को शरीर में प्रवेश करने से रोकेगा। और पूरक तंत्र, भक्षाणिक अवरोध, प्रदाह अवरोध। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इस एक अवरोध के बारे में अध्ययन करेंगे, शारीरिक अवरोध। और शारीरिक अवरोध में 3 घटक कार्य करते हैं, त्वचा, म्यूकस झिल्ली और शारीरिक स्राव, ठीक है ना। तो शारीरिक अवरोध, शारीरिक अवरोध क्या होता है ध्यान दें, इन तीनों के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। शारीरिक अवरोध ये प्रथम रक्षा पंक्ति होती है हमारे शरीर की। यदि छोटा प्रश्न बनता है, शरीर की प्रथम रक्षा पंक्ति कौन सी होती है? शरीर की प्रथम रक्षा पंक्ति कौन सी होती है? शारीरिक अवरोध होती है, ठीक है। तो ये प्रथम रक्षा पंक्ति होती है, इसके निम्न अंग भाग लेते हैं। और शारीरिक अवरोध के अंदर कौन कौन से अंग भाग लेते हैं? एक तो त्वचा लेती है, एक म्यूकस झिल्ली होती है, एक त्वचा, एक म्यूकस झिल्ली और एक शारीरिक सुराग। अब त्वचा किस प्रकार की है, किस प्रकार से रोगाणु को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है? त्वचा हमारे शरीर में त्वचा की 2 परत होती है, एक तो एपिडर्मिस और एक दूसरी डर्मिस। 11th क्लास में हमने पढ़ा त्वचा की संरचना के अंदर त्वचा की 2 परत होती है, एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस बाहरी परत होती है, डर्मिस आंतरिक परत होती है।
ये कठोर कीरेटिन प्रोटीन से बनी होती है जिससे रोगाणु भेद नहीं पाते हैं। यानी शरीर के बाहर कीरेटिन प्रोटीन से बनी परत होती है जिससे रोगाणु शरीर को इसमें से इसको पार नहीं कर पाते, इसको भेद नहीं पाते हैं। आंतरिक परत ये संयोजी ऊतक की बनी होती है। संयोजी ऊतक के बारे में हमने पढ़ लिया था पहले। तो ये संयोजी ऊतक की बनी होती है जिसमें रक्त वाहिकाओं, बालों के रोम, पसीने ग्रंथि आदि पाई जाती है। इसके अंदर नहीं, आंतरिक परत के अंदर पसीने ग्रंथियां वगैरह पाई जाती है। और इन सभी से मिलकर पसीने की ग्रंथियों के द्वारा एक तेलीय प्रकृति का सीबम का श्रवण होता है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, सीबम का श्रवण किसके द्वारा होता है? सीबम का श्रवण पसीने की ग्रंथियां करती है। ठीक है, तो सीबम का श्रवण किया जाता है। इसकी पीएच 3 से 5, यानी जो आपने पीएच का मान पढ़ा था अम्लीय पीएच, 7 से पहले की पीएच अम्लीय होती है, 7 उदासीन और 7 के बाद क्षारीय। तो ये सीबम होता है वो इसकी पीएच 3 से 5 होती है। तो 3 से 5 यानी अम्लीय प्रकृति का सीबम होता है। और अम्लीय प्रकृति का होने के कारण ये रोगाणुओं की वृद्धि को रोकता है। यानी पसीना हमारे शरीर में, जैसे मान ली त्वचा के पसीना का श्रवण होता है, तो यहाँ पसीने के श्रवण होने से यहाँ पे क्या होगा? सीबम का श्रवण होगा। और सीबम श्रवण होगा। सीबम कैसी प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्लीय प्रकृति का होने के कारण रोगाणुओं की वृद्धि को रोकने का कार्य करता है। इस प्रकार से त्वचा हमारे शरीर ऊर्ध्व को रोकने का कार्य करती है। आगे म्यूकस झिल्ली। म्यूकस झिल्ली कैसे कार्य करती है? श्वसन तंत्र, आहार तंत्र के विभिन्न अंगों के पथ में उपकला की परत होती है। हमारे श्वसन तंत्र आपने पढ़ा होगा, श्वसन तंत्र के अंदर श्वसन जो तंत्र होता है उसमें एक श्लेष्मा उपकला तंत्र पाया जाता है। तो श्वसन तंत्र के अंदर, आहार तंत्र के अंदर विभिन्न अंगों के पथ में, विभिन्न अंगों के रास्ते में उपकला की एक परत होती है जो श्लेष्मी की परत से, उपकला की परत जो रक्षी श्लेष्मा की परत से घिरी रहती है। और वो उपकला की परत श्लेष्मा की परत के द्वारा घिरी हुई रहती है। और क्या करती है? जैसे ही कोई रोगाणु शरीर के अंदर प्रवेश, हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, जैसे मान लो मुंह के द्वारा कोई रोगाणु शरीर में प्रवेश कर गया, त्वचा ने तो प्रवेश करना दिया नहीं, लेकिन मुंह के द्वारा शरीर में प्रवेश कर गया। अब मुंह के द्वारा शरीर में प्रवेश किया तो इस क्या होगा? वो श्वसन तंत्र की उपकला परत में आकर फंस जाएगा। तो वो श्लेष्मा परत में आकर फंस जाता है। और उपकला की परत का निरंतर नवीकरण, यानी ये उपकला की परत ऐसे नहीं एक ही परमानेंट बनी रहती है। गले के अंदर जो उपकला की परत है वो हमारी खांसने के द्वारा नई नई परत बार बार बाहर आ जाती है और पुरानी परत बाहर निकल जाती है, नई परत हमारे शरीर के अंदर बन जाती है। तो इस उपकला की परत का लगातार नवीनीकरण होता रहता है, यानी पुरानी हटती रहती है, नई बनती रहती है। तो जो रोगाणु, जैसे मान लो हमारा श्वसन तंत्र का, ठीक है, इस श्वसन तंत्र की श्वास नली और यहाँ पे ये उपकला का स्तर होता है। जो रोगाणु मुंह के द्वारा प्रवेश किया वो इसके अंदर फंस गया इस तरह से। अब ये उपकला की परत क्या होगा? ये पुरानी वाली परत बाहर निकल जाएगी और नई परत बन जाएगी। तो रोगाणु वापस उस परत के साथ बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो इस उपकला की परत का निरंतर नवीनीकरण होता रहता है जिससे इसकी श्लेष्मी परत में फंसे रोगाणु का निष्कासन हो जाता है और बाहर निकाल के नई परत का निर्माण हो जाता है। शारीरिक स्राव। शरीर के विभिन्न भागों से स्रावित होने वाले स्रावों में विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। हमारे शरीर के अलग अलग भागों के द्वारा अलग अलग जो स्रावित पदार्थ, हार्मोनों का श्रावण किया जाता है। तो जीवाणु की कोशिका झिल्ली को तोड़कर नष्ट कर देते हैं। और इन श्रावणों में इतनी शक्ति होती है कि जीवाणु की कोशिका झिल्ली, बाहरी जो कोई जीवाणु है, जिस मान लो ये जीवाणु है, ठीक है ना, तो ये श्राव क्या करते हैं? इस जीवाणु कोशिका झिल्ली को तोड़ देते हैं और कोशिका झिल्ली को तोड़ने से जीवाणु की मृत्यु हो जाती है। वही श्राव कौन से? जैसे आंसू, लार और नाक, इन सभी के श्राव में लाइसोजाइम एंजाइम होता है। आंसू के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम होता है और जो आंख के अंदर कोई जीवाणु प्रवेश करेगा तो उसकी जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़ देगा। लार है तो लार के अंदर भी लाइसोजाइम एंजाइम होता है। लाइसोजाइम एंजाइम गलाने कार्य कर जीवाणु भित्ति को गला देता है। जठररस में पाए जाने वाला एसीएल एंजाइम, इसके अंदर भी ऐसे एंजाइम होते हैं जो जीवाणु की कोशिका भित्ति को गला देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या क्या पढ़ा वो समझ लें। हमने प्रतिरक्षा की परिभाषाएं पढ़ी, उसके बाद में प्रतिरक्षा के प्रकार पढ़े। प्रतिरक्षा के प्रकार का पहला प्रकार पढ़ा सहज प्रतिरक्षा। इसकी परिभाषा पढ़ी कि सामान्य प्रतिरक्षा होती है। क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी के लिए समान रूप से व्यवहार करती है। इसके 4 घटक पढ़े। सामान्य प्रतिरक्षा के 4 घटक: शारीरिक अवरोध, पूरक तंत्र, भक्षकाणु